पार्टीशन के 2 महीने के बाद यानी अक्टूबर और नवंबर 1947 में इस रियासत के राजा ने अपनी ही रियासत पर खुद हमले करवाकर 2 लाख मुसलमानों को मार दिया। इन हमलों में हिंदुओं और सिखों ने मुसलमानों को कत्ल करवाने में राजा की मदद की। ये तारीख का किसी राजा का अपनी ही रियासत पर वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लडशेड था। अब आखिर इन सारे मुसलमानों का कसूर क्या था? क्यों सिर्फ 2 महीनों में इन सारे मुस्लिम्स का जिनोसाइड किया गया? और पार्टीशन वाले दिन से लेकर आज तक इस रियासत में लाखों लोगों का कत्ल किया गया है। ये लोग अपने बेसिक राइट से भी मरहून रहते हैं और अगर ये प्रोटेस्ट करते हैं तो इन पर गोलियां चलाई जाती हैं। आज इस एरिया की सिचुएशन ये है कि 10 से 15 लाख मिलिट्री ट्रूप्स इन लोगों पर तैनात हैं, विच मेक्स दिस वन ऑफ द मोस्ट मिलिटराइज्ड एरिया ऑन अर्थ। और अगर यहाँ की पॉपुलेशन की बात करें तो 2 से 2.5 करोड़ लोग यहाँ पर रहते हैं। एंड दिस इज एन ओपन एयर प्रिजन, कश्मीर। और ये कश्मीर पाकिस्तान, इंडिया और चाइना के दरमियान आज तक पिसता रहा है। ये तीनों न्यूक्लियर आर्म्ड फोर्सेस इस एरिया की टेरिटरीज को क्लेम करती हैं और इसी वजह से कश्मीर इन तीनों कंट्रीज के दरमियान एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। मैं आपको ये बताता हूँ कि क्या है ये डिस्प्यूट और आज तक कश्मीरी को क्यों इतना मारा गया। देखिए, अगर आज के कश्मीर का मसला आपको समझना है तो आपको थोड़ी सी कश्मीर की हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। आज के इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में तकरीबन 70% मुस्लिम्स हैं, जबकि पाकिस्तान की आज़ाद कश्मीर में तकरीबन 98% मुस्लिम्स हैं। तो आज ये कश्मीर एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, जबकि हमेशा से ऐसा नहीं था। हिस्टोरिकली शुरू से कश्मीर में ज़्यादा हिंदू पाए जाते थे। चूँकि सब कॉन्टिनेंट में हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है, इस वजह से कश्मीर में भी हिंदू मेजॉरिटी थी। आज भी कश्मीर में एंशिएंट टेम्पल्स मौजूद हैं, जैसे शंकराचार्य टेम्पल जो लॉर्ड शिवा को डेडिकेट किया जाता है। मर्तन सन टेम्पल ये हिंदू लॉर्ड शिवा को डेडिकेट होता है। और अमरनाथ टेम्पल यहाँ पर लाखों हिंदू पिलग्रिम्स एनुअली विजिट को आते हैं। इसके बाद 3rd सेंचुरी में अशोका यहाँ पर बुद्धिज्म को प्रमोट करते हैं और इसी तरह बुद्धिज्म की पॉपुलैरिटी भी इंक्रीज होती है। अशोका एम्परर यहाँ पर मोनोएस्ट्रीज और बुद्धिस्ट मोनूमेंट्स बनाते हैं। कश्मीर में बुद्धिज्म को वो इस तरह से प्रमोट करते हैं कि कुछ मॉन्क्स को कश्मीर की तरफ भेजते हैं, जिनमें से एक मॉन्क का नाम था मजंतिका और ये बुद्धिज्म को प्रीच करने में वाइटल रोल प्ले करता है। और कश्मीर के साथ साथ तिब्बत और चाइना में भी बुद्धिस्ट की पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। इसके बाद वक्त के साथ साथ डिफरेंट एम्परर्स और डायनेस्टीज कश्मीर पर हुक्मरानी करती हैं। इसके बाद 14वीं सदी में शाह मीर डायनेस्टी के अंडर कश्मीर में इस्लाम आता है और एक सूफी मीर अली हमदानी जो पर्शिया से कश्मीर आए थे वो इस्लाम को प्रमोट करते हैं इस पूरे रीजन में। अब मीर अली हमदानी शाह मीर डायनेस्टी के डायरेक्टली मेंबर तो नहीं थे, बल्कि उनकी रीजनल पॉलिसी मेकिंग में हेल्प किया करते थे। मीर अली हमदानी सबसे पहले 1374 में कश्मीर में आते हैं और कश्मीर में आकर वो पर्शियन आर्किटेक्ट, पोइट्री और इस्लाम को प्रमोट करते हैं। इसके बाद डिफरेंट सूफी सेंट्स कश्मीर की तरफ आते रहते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसकी वजह से इस्लाम एक डोमिनेंट रिलीजन बन जाता है पूरे कश्मीर में। देखिए, एक मिसकंसेप्शन जो यहाँ पर पाया जाता है कि मुगलिया खानदान ने कश्मीर में आकर इस्लाम को प्रमोट किया था, ये बिल्कुल झूठ है। मुगल एम्पायर का पहला बादशाह बाबर था जो उज़्बेकिस्तान से आया था, जिसकी बादशाहत 1526 से स्टार्ट होती है, जबकि इससे 200 साल पहले से इस्लाम कश्मीर में आ चुका था। इसके बाद 18वीं सदी में अफगानियों का कश्मीर पर हमला होता है। तो ये दुरानी एम्पायर जो कि एक अफगानी एम्पायर थी, इसके कमांडर अब्दुल्ला खान अक्कासी कश्मीर की कुछ टेरिटरीज को कैप्चर कर लेते हैं। तो अब्दाली जो उस वक्त दुरानी एम्पायर के बादशाह थे, उन्होंने ही अपने कमांडर अब्दुल्ला खान अक्कासी को भेजा था कश्मीर पर कब्जा करने के लिए। 1953 में ये पूरे कश्मीर पर कब्जा कर लेते हैं और ये दुरानी एम्पायर का कब्जा भी कश्मीरियों के लिए बहुत हौलनाक होता है, जिसमें उनको मारा जाता है, कत्ल किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है एंड इवन उनको लूटा भी जाता है। और इस अफगानी इन्वेजन के बाद कुछ कश्मीरी वहां से भाग जाते हैं और बहुत सारों को वहां पर बंदी बना लिया जाता है। इसी तरह वक्त तो चलता रहता है, लेकिन कश्मीरियों पर जुल्म की इंतहा कभी भी कम नहीं होती और 1819 में सिख भी हमला कर देते हैं कश्मीर पर। और महाराजा रंजीत सिंह की क़यादत में 1813 में पहला हमला होता है सिखों का कश्मीर पर। इसके बाद दूसरा अटैक 1 साल के बाद और फिर तीसरा अटैक 1819 में होता है, जिसमें महाराजा रंजीत सिंह कश्मीर पर कब्जा कर लेते हैं। शेख अब्दुल्ला जो एक प्रो इंडियन थे और नेहरू के करीब
करीबी दोस्त थे, वो अपनी किताब आतिशे चिनार में ये लिखते हैं कि महाराजा रंजीत सिंह से ये कश्मीर पर हमला हिंदू पंडित्स ने करवाया था। और इसी किताब में शेख अब्दुल्ला इन हिंदू पंडित्स को इंडिया का स्पाई भी बताते हैं। देखिए 1990 में जो हिंदू पंडित्स का एक्सोडस होता है और बहुत सारे कश्मीरी पंडित्स को कश्मीर छोड़ना पड़ता है, वो कंडेमेबल है और जो भी हिंदुओं पर जुल्म होता है उसकी मजम्मत होनी चाहिए। लेकिन इसका भी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था जिसकी वजह से हालात इतनी कशीदा हो गए थे। खैर फास्ट फॉरवर्ड अब आते हैं पार्टीशन पे। 3 जून 1947 को पार्टीशन प्लान बनता है जिसे लॉर्ड माउंटबेटन डिजाइन करते हैं। जिस प्लान के अकॉर्डिंग मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे और हिंदू मेजॉरिटी एरियाज इंडिया को ज्वाइन करेंगे और पंजाब और बंगाल की डिवीजन होगी और ये दोनों कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट होगा। देखिए ये पार्टीशन प्लान उन्हीं प्रोविंसेस पर एप्लीकेबल था जो अंडर डायरेक्टली ब्रिटिश कंट्रोल थी और उस वक्त सब कॉन्टिनेंट में 560 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स थी जिनके पास 3 ऑप्शंस थे, या वो पाकिस्तान को ज्वाइन करें या फिर वो इंडिया को ज्वाइन करें या फिर वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। और ये सारे प्रिंसली स्टेट्स के राजाज एक प्लेबिसाइड कंडक्ट करवाएं अपने रीजन में और उसके थ्रू ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्या उनको पाकिस्तान को ज्वाइन करना है या फिर इंडिया या फिर इंडिपेंडेंट रहना है। और इस सारे डिवीजन के बाद 3 स्टेट्स ऐसी बच जाती हैं जिनका कुछ फाइनलाइज नहीं हो पाता, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। हैदराबाद और जूनागढ़ के साथ क्या हुआ वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। कश्मीर एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था जिसका राजा एक हिंदू था जिसका नाम राजा हरि सिंह था। और अगर मैं ये कहूँ कि इस एक इंसान की वजह से पाकिस्तान और इंडिया ने आज इतनी जंगें लड़ी हैं तो ये गलत नहीं होगा। शुरू में तो हरि सिंह कश्मीर को इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहता था, लेकिन अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि कश्मीर का बॉर्डर पाकिस्तान, इंडिया और चाइना के साथ मिलता था। अब इसी तरह बात सुने कश्मीर की आम आवाम की, तो तकरीबन 95% कश्मीरी लोग पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते थे क्योंकि हरि सिंह एक हिंदू था और पाकिस्तान के साथ इल्हाक का मतलब ये होता कि उसको अपनी रियासत और अपनी हुक्मरानी क्विट करनी पड़ती। इसके बाद पार्टीशन के सिर्फ 2 महीने के बाद यानी अक्टूबर और नवंबर में शुरू होता है कश्मीर में मुसलमानों का कत्लेआम। और इस मास लेवल के मुस्लिम मैसेकर में सिख और हिंदू भी पार्टिसिपेट करते हैं और आरएसएस भी हरि सिंह का साथ देती है मुसलमानों को मारने में। 14 अक्टूबर को हिंदू एक्सट्रीमिस्ट आरएसएस जम्मू के कुछ विलेजेस पर अटैक करती है। वहां पर मुसलमानों को कत्ल किया जाता है और उनके घरों को आग लगा दी जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कश्मीर की आर्मी में जितने भी मुसलमान होते हैं हरि सिंह उनको भी निकाल देता है। और नवंबर 1947 के पहले हफ्ते में बसों और ट्रकों को रोक रोक कर मुसलमानों को गोलियां मारी जाती हैं। ये वही सारी गाड़ियां थी जो हरि सिंह के जुल्मों से भागकर जम्मू से सियालकोट आ रहे थे। इन पूरी गाड़ियों पर ही गोलियां चलाई जाती हैं और सबको मार दिया जाता है और औरतों को उतार कर पकड़ लिया जाता है। आज भी 6 नवंबर को कश्मीर में मॉर्निंग डे बुलाया जाता है। और सिर्फ इन 2 महीनों में हरि सिंह की फोर्सेज की तरफ से कम 70,000 और ज्यादा से ज्यादा 5 लाख मुसलमानों का कत्ल किया गया। तो आखिर इतने ज्यादा मुसलमानों को शहीद करने के पीछे हरि सिंह का मकसद क्या था? क्यों वो इतने मुसलमानों को मारना चाहता था? देखिए राजा हरि सिंह के मुसलमानों को कत्ल करने का मकसद एक था कि वो ज्यादा से ज्यादा हिंदू मेजॉरिटी को कश्मीर में लाना चाहता था और कश्मीर को वो हिंदू डोमिनेटेड एरिया बनाना चाहता था ताकि अगर कल को कोई प्लेबिसाइड भी होता है तो कश्मीर इंडिया की तरफ जा सके। अब एक तरफ तो ये सारा कुछ चल रहा था, दूसरी तरफ हरि सिंह इंडिया के साथ एक्सेशन पेपर पर साइन कर लेता है। अब उस एक्सेशन पेपर पर जो डेट्स हैं वो बहुत कंट्रोवर्शियल हैं। यहाँ पर 2 ओपिनियन पाए जाते हैं, एक है इंडिया का नैरेटिव, दूसरा है पाकिस्तान का नैरेटिव। मैं आपको दोनों एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए यहाँ पर इंडिया का नैरेटिव ये है कि 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान बैक्ड कुछ ट्राइबल्स कश्मीर पर हमला कर देते हैं और कश्मीर को इन्वेड करना चाहते हैं और उन पश्तून ट्राइबल से बचने के लिए राजा हरि सिंह इंडियंस की मदद लेता है और राजा हरि सिंह इंडिया को पैगाम भेजता है कि अगर वो इन ट्राइबल से मुझे बचाता है तो मैं इंडिया के साथ एक्सीड कर जाऊंगा। 26 अक्टूबर को राजा हरि सिंह इंडिया के साथ एक्सेशन पेपर पर साइन कर लेता है और 27 अक्टूबर को इंडियन आर्मी श्रीनगर पहुंच जाती है। और इस तरह इंडिया ये क्लेम करता है कि उन एक्सेशन पेपर पर साइन के बाद जम्मू और कश्मीर इंडिया का पार्ट बन चुका था, जबकि पाकिस्तान का नैरेटिव ये है कि उस एक्सेशन पेपर पर जो डेट्स हैं वो बिल्कुल झूठी हैं और जिस डेट को हरि सिंह ने एक्सेशन पेपर पर साइन किया था वो एक्चुअल डेट्स उन पेपर पर नहीं लिखी हुई। और इससे पहले ही इंडियन आर्मी कश्मीर में पहुंच चुकी थी और वहां के मुस्लिम्स पर जुल्म किया जा रहा था जिनको बचाने के लिए पश्तून ट्राइबल्स कश्मीर में आते हैं, जबकि कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो दोनों साइड से बयान नहीं होती।
13 अक्टूबर 1947 जबकि कबायलियों का कश्मीर में आने का कुछ अता पता भी नहीं था, तो उस वक्त की एक अखबार रोजनामा डॉन में एक खबर शाया होती है जिसमें लिखा होता है कि हरि सिंह इंडिया के साथ मिलने वाला है और वो कश्मीर का इल्हाक इंडिया के साथ करवाना चाहता है। और इसके अलावा भी पार्टीशन होने के 2 हफ्ते पहले यानी 29 जुलाई 1947 को एक मोतबर रोजनामा सिविल एंड मिलिट्री गजट में एक छोटी सी खबर छपती है कि पठानकोट रोड पर बड़ी जल्दी से काम हो रहा है और जल्दी जल्दी से रोड की तमीर हो रही है, क्योंकि ये इकलौता वो रोड था जो कश्मीर को इंडियन पंजाब से कनेक्ट करता था। पार्टीशन से पहले कश्मीर में खाना, खुराक और अद्वियात ये पाकिस्तान साइड रावलपिंडी और सियालकोट से ही जाती थी। मुजफ्फराबाद और श्रीनगर के लिए सारी बुनियादी जरूरियात की चीजें पिंडी से रेगुलेट होती थी, जबकि जम्मू में ये सारा सामान सियालकोट से जाता था। तो अचानक इस रोड की तामीर शुरू हो जाना भी तारीख में बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और बहुत सारे इंडियंस ये भी मानते हैं कि हरि सिंह ने एक सेशन पेपर पर साइन 27 अक्टूबर 1947 को किए थे। एक इंडियन जर्नलिस्ट हैं प्रेम शंकर झा, वो ये मानते हैं कि हरि सिंह 25 अक्टूबर को ही ये साइन कर चुका था जब वो श्रीनगर से जम्मू के लिए निकलना चाहता था और जम्मू से अगले दिन उसने दिल्ली जाना था। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया 22 अक्टूबर को पश्तून ट्राइबल्स कश्मीर जाते हैं, तो 2 से 3 दिन में ही हरि सिंह का कश्मीर के साथ एक्सेशन करने के लिए अग्री हो जाना ये एक प्री प्लान लगता है। और 27 अक्टूबर को लॉर्ड माउंटबेटन ये एक्सेशन पेपर को एक्सेप्ट कर लेता है और इसी दिन इंडियन फौज श्रीनगर आ जाती है। इट साउंड्स लाइक अ प्री प्लान्ड सिनेरियो। खैर, फिर कश्मीर में एक लड़ाई शुरू हो जाती है और पाकिस्तान और इंडिया दोनों की तरफ से कश्मीर में मिलिट्री एग्रेशन किया जाता है। 1 जनवरी 1948 को नेहरू पाकिस्तानी अवाम से वादा करते हैं कि वो कश्मीर में प्लेबिसाइड करवाएंगे और कश्मीरी अवाम से ही पूछा जाएगा कि वो किसका पार्ट बनना चाहते हैं। Our pledge to the people of Kashmir, if you like the people of this world, that this matter could be affirmed or cancelled by the people of Kashmir according to their wishes. We do not wish to win people against their will with the help of armed force, and if the people want to part company with us, they may go their own way and we shall go ours. 21 अप्रैल 1948 यूएन दोनों कंट्रीज को ये ऑर्डर करती है कि वो अपने अपने मिलिट्री ट्रूप्स को विदड्रॉ कराएं कश्मीर से, ताकि कश्मीर में प्लेबिसाइड करवाया जाए। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता और दोनों कंट्रीज अपनी फौजें पीछे नहीं हटाते, तो प्लेबिसाइड का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। 1 जनवरी 1949 अब पाकिस्तान को बने तकरीबन 1.5 साल हो चुका है, तो इस दिन जाकर कश्मीर में सीज फायर होता है और जहां जहां दोनों कंट्रीज की फौजें खड़ी थी उसको LOC डिक्लेयर कर दिया जाता है। 26 जनवरी 1950 इंडिया में कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस और ऑटोनॉमी दी जाती है। इसको आर्टिकल 370 कहते थे। तो इस आर्टिकल के तहत डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया कंट्रोल करेगी और इसके अलावा हर चीज को कश्मीरी खुद ही हैंडल करेंगे। जनवरी 1951 बरतानिया पाकिस्तान और इंडिया को एक सुजेशन देती है कि LOC को मेंटेन करते हुए ही कश्मीर के दोनों साइड्स पर प्लेबिसाइड करवाया जाए, जिसे पाकिस्तान तो मान लेता है लेकिन इंडिया इसे मुकर जाता है। इसके बाद 1954 को नेहरू एक बहुत बड़ा यूटर्न लेता है। अभी तक नेहरू प्लेबिसाइड के हक में था, लेकिन अचानक वो अपने इस प्लेबिसाइड करवाने वाले फैसले से पीछे हट जाते हैं और प्लेबिसाइड करवाने से मना कर देते हैं। अब अचानक नेहरू ने इतना बड़ा यूटर्न क्यों लिया, इसकी 2 रीजंस थी। उसकी एक वजह थी कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान 1954 में एक मिलिट्री अलायंस बन चुका था और इस अलायंस के बाद अमेरिका भी पाकिस्तान को फाइनेंशियल सपोर्ट करता था। तो नेहरू को यह लगा कि अमेरिका का पाकिस्तान की तरफ बैंड हो जाना शायद उसको कश्मीर से भी हाथ धोना पड़ेगा, और उस वक्त बरतानिया की फेवर भी पाकिस्तान के हक में थी, तो नेहरू को शायद ये लगा कि उनको कश्मीर से हाथ धोना पड़ सकता है। और दूसरी वजह थी स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन। अगर कश्मीर इंडिया के पास चला जाता तो इंडिया का सेंट्रल एशिया की तरफ एक रूट बन जाता। और नेहरू ने यह सोचा कि कल को अगर अफगानिस्तान से भी इंडिया की पोजीशन ठीक हो जाती है तो वो डायरेक्टली सेंट्रल एशिया में वखान कॉरिडोर के थ्रू ट्रेड कर सकेंगे। ये सब को देखते हुए ना तो नेहरू सिर्फ प्लेबिसाइड करवाने से मना करते हैं, बल्कि कश्मीर की ऑटोनॉमी में भी इंटरफेरेंस करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट का कश्मीरी पॉलिसीज में रोल डे बाय डे बढ़ता जाता है। और जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला के रिश्ते भी ज्यादा कायम नहीं रहते, जिसकी वजह से शेख अब्दुल्ला को 11 साल के लिए इम्प्रिजन कर दिया जाता है। और जहां तक बात रही कश्मीर में प्लेबिसाइड करवाने की, वो तो मानो इन दोनों कंट्रीज को भूल ही गया। 1962 चाइना और इंडिया की वॉर होती है, जिसमें इंडिया को डिफीट का सामना करना पड़ता है और कश्मीर का एक हिस्सा अक्साई चीन चाइना के पास चला जाता है। 1965 पाकिस्तान कश्मीर को आजाद करवाने का सोचता है और इन दोनों कंट्रीज में जंग हो जाती है। इस जंग में क्या क्या हुआ, क्या इसका पसे मंजर
मेजर था वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। 1999 पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कारगिल की जंग होती है और इसकी भी वजह कश्मीर ही था। एंड ओवर द पीरियड इस सारे टाइम में कश्मीरी इंसर्जेंट्स को और कश्मीरी फाइटर्स को बहुत मारा जाता है। कश्मीरियों को बाहर निकलने की भी इजाजत नहीं होती और अगर कश्मीरी कोई प्रोटेस्ट करता है तो उसको इंडियन आर्मी की तरफ से गोलियों का सामना करना पड़ता है। और ये सिचुएशन और भी वर्स हो जाती है जब 2014 में इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बनता है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मोदी के आने के बाद कश्मीरी को भेड़ बकरियों की तरह मारा जाता है और इतने कश्मीरियों की शहादतें होती हैं कि शायद आप गिन भी ना सको। 5 अगस्त 2019 इंडिया ने कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस और ऑटोनॉमी दी हुई थी आर्टिकल 370 के अकॉर्डिंग, वो आर्टिकल को भी सस्पेंड कर दिया जाता है और इसके साथ साथ मोदी गवर्नमेंट में ही आर्टिकल 35A को भी सस्पेंड किया जाता है। और ये 2 आर्टिकल्स के सस्पेंड होने के बाद इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट का कश्मीर पर कंप्लीट कंट्रोल हो जाता है और कश्मीर की हर पॉलिसी दिल्ली से ही रेगुलेट होती है। देखिए ये आज तक कश्मीर की हिस्ट्री रही है और इसी तारीख में कश्मीरियों का जिनोसाइड किया गया है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जब भी जंग होती है तो कश्मीर एक प्लेइंग फील्ड बनता है। अब इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है? क्या ऐसा हो कि मसला कश्मीर हल हो जाए? मेरी नजर में 2 सॉल्यूशंस हैं। नंबर 1, LOC को ही इंटरनेशनल बॉर्डर बना दिया जाए और जहां जहां फौजें अभी तक खड़ी हैं उसको इंटरनेशनल बॉर्डर डिक्लेयर कर दिया जाए और कश्मीर को दोनों कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। और ये सुनकर आप शॉक होंगे कि इस चीज को पहले कंसीडर किया जा चुका है जब पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ और इंडिया में मनमोहन सिंह की सरकार थी। अगर कल को कहीं ऐसा होता है और कश्मीर का बंटवारा हो जाता है और LOC को इंटरनेशनल बॉर्डर बना दिया जाता है तो पाकिस्तान में ये आर्टिकल 257 की खिलाफवर्जी होगी। और ये आर्टिकल ये कहता है व्हेन द पीपल ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिसाइड टू एक्सीड टू पाकिस्तान द रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड स्टेट शैल बी डिटरमाइन इन अकॉर्डेंस विद द विशेस ऑफ पीपल ऑफ दैट स्टेट। यानी ये कश्मीरी लोग ही डिसाइड करेंगे कि पाकिस्तान के साथ एक्सेशन के बाद भी स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का पाकिस्तान के साथ ताल्लुक क्या होगा। और अगर कल को LOC को इंटरनेशनल बॉर्डर बनाया जाता है तो ये सवाल पाकिस्तान की गवर्नमेंट पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। और दूसरा तरीका है प्लेबिसाइड, जो UN का कश्मीरी लोगों के साथ वादा भी है और इनिशियली नेहरू ने भी पाकिस्तानी और कश्मीरी लोगों के साथ प्लेबिसाइड का वादा किया था। तो अब ऐसा हो सकता है जैसे 1951 में बरतानिया ने पाकिस्तान और इंडिया को एक मशवरा दिया था, जैसे मैंने आपको पहले बताया, और वो ये है कि ये दोनों कंट्रीज LOC को मेंटेन करें और अपनी आर्मी को पीछे ना हटाएं, लेकिन कश्मीर के दोनों साइड पे प्लेबिसाइड कंडक्ट करवाया जाए। और अब देखना यह है कि ये डिस्प्यूट कब तक बरकरार रहता है। क्या हमारी जनरेशंस को यही मसला सॉल्व करने पर लगा दिया जाएगा या फिर इस मसले का कोई सोल्यूशन करके ये दोनों कंट्रीज अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ पर ध्यान देंगे। होपफुली कश्मीर का ये डिस्प्यूट अब जल्दी सॉल्व हो, लेकिन मोदी गवर्नमेंट में ये सोल्यूशन तक पहुंचता हुआ नजर नहीं आ रहा, टू बी ऑनेस्ट। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट और आपसे हम मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।